हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय अनदर लेक्चर ऑफ सीओपीडी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्फाइसीमा के बारे में। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एम्फाइसीमा बेसिकली एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें एल्वेलाई का एबनॉर्मल डायलेशन, डिस्टेंशन एंड डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एल्वेलाई इज़ डिफाइंड एज एन एबनॉर्मल परमानेंट इन्लार्जमेंट ऑफ एयर स्पेसेस accompanied by destruction of their walls without obvious fibrosis। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारी जो एल्वेलाई हैं उनमें एब नॉर्मल परमानेंट इन्लार्जमेंट हो रहा है। साथ ही साथ जो एल्वेलाई की वॉल है उसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। जो वॉल है वो डैमेज हो रही हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इनमें फाइब्रोसिस प्रेजेंट होगा। हो सकता है फाइब्रोसिस हो रहा हो सकता है ना हो रहा हो। ठीक है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है। तो एम्फाइसीमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो एल्वेलाई होती हैं उसका एबनॉर्मल डायलेशन हो जाता है जो कि परमानेंट होता है। साथ ही साथ एल्वेलाई की वॉल भी डैमेज हो जाती हैं। ये सीओपीडी का ही टाइप होता है विच इज़ करेक्टराइज बाई डैमेज एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलाई। ठीक है, जिसमें हमें एल्वेलाई में डैमेज देखने को मिलता है, साथ ही साथ एल्वेलाई में ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने को मिलता है। इट कैन लीड्स टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स। इस कंडीशन की वजह से लंग्स की इलास्टिसिटी भी ख़त्म हो सकती है। इट कॉजेज़ डिफ़िकल्टी इन। तो अब हम बात करते हैं एम्फाइसीमा की इटियोलॉजी, मतलब कॉजेज़ के बारे में कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि लीड करते हैं टुवर्ड्स एम्फाइसीमा। ठीक है, सबसे पहले तो स्मोकिंग हो गया। अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो स्मोकिंग करता है या फिर क्रोनिक स्मोकर है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे एम्फाइसीमा की। ठीक है, फिर दूसरा आता है जेनेटिक फैक्टर्स, मतलब कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि इंडिविजुअल में प्रेजेंट है विच कैन लीड टू, या फिर जो कि रिस्क फैक्टर हो सकते हैं एम्फाइसीमा का। साथ ही साथ हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट जीन जो कि होना चाहिए पेशेंट में वो नहीं है, उसकी कमी की वजह से भी एम्फाइसीमा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अल्फ़ा वन एंटीट्रिप्सिन बेसिकली एक प्रोटीन होती है जो कि प्रोटेक्टिव काम करती है हमारे लंग्स के लिए, हमारी एल्वेलाई के लिए। इसकी जब डेफिशिएंसी होती है तो एल्वेलाई का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से एम्फाइसीमा होता है। ठीक है, एज फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज़्म होता है वो वीक हो जाता है। तो इसकी वजह से भी एम्फाइसीमा हो सकता है। अगर हम कंपेयर करें ओल्ड एंड यंग में तो जो ओल्ड फीमेल होती हैं उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू यंग फीमेल्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी पेशेंट है वो एयर पोल्यूशन वाले एरिया में रह रहा है या फिर उसका जो क्या ऑक्यूपेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है फॉर एम्फाइसीमा। या फिर अगर किसी को ऑलरेडी हिस्ट्री रह चुकी है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, एस्थमा की, तो उसकी वजह से भी एम्फाइसीमा हो सकता है। तो ये थे हमारे एम्फाइसीमा के कॉजेज़ या फिर इटियोलॉजी। ठीक, अब हम बात करते हैं एम्फाइसीमा के डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, FEV और FVC का रेशियो भी कर सकते हैं। जो पेशेंट एम्फाइसीमा वाले होते हैं उनमें इसकी वैल्यू 70 से कम देखने को मिलती है। FEV होता है फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम एंड FVC होता है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। हम ABG कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर एल्कलोसिस। ठीक है, चेस्ट एक्सरे करेंगे तो इसमें हमें हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स देखने को मिलेगी, साथ ही साथ फ्लैटन डायाफ्राम देखने को मिलेगा एंड बैरल चेस्ट देखने को मिलेगी। तो इससे हमारा क्वेश्चन बन सकता है, MCQs में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि वो कौन सी रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें बैरल चेस्ट देखने को मिलती है। तो हमारा आंसर होगा एम्फाइसीमा। ठीक है, HRCT कर सकते हैं। HRCT इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन द केस ऑफ एम्फाइसीमा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का मतलब होता है ऐसा कोई टेस्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो और हमें कंफर्म कर दे कि ये एम्फाइसीमा ही है। ठीक है, हम इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं। इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली हम हार्ट का इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए करते हैं कि इस कंडीशन की वजह से कहीं हमारा हार्ट भी तो अफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर हमारा हार्ट अफेक्ट हो रहा होता है तो इसमें हमें राइट वेंट्रिकुलर फेलियर देखने को मिल सकता है जिसको हम कोर पल्मोनल कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस। तो अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, कि एम्फाइसीमा का पेशेंट है, हमें पता चल गया है।
अब हम उसमें क्या क्या मैनेजमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो ब्रोंकिया है वो काफ़ी नैरो हो रहा था, क्योंकि उसमें सिक्रीशंस इतने ज़्यादा भर जा रहे थे, म्यूकस का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, ब्रोंको डायलेटर्स देंगे सबसे पहले। बेसिकली ये कॉमन मैनेजमेंट है एम्फाइसीमा प्लस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मिला के, मतलब COPD का मैनेजमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन पेशेंट में ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं जो कि डायलेट करते हैं ब्रोंकियल ट्री को, ठीक है। इसमें हम साबा दे सकते हैं या फिर लाबा दे सकते हैं। साबा होते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, जिसमें साल्ब्यूटामॉल आ जाता है और टर्ब्यूटालीन आ जाता है, ठीक है। लाबा होते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, इसमें सालमेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, ये सारे आ जाएंगे। फिर हम एंटीकोलिनर्जिक दे सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक में भी हमारे सामा और लामा होते हैं। सामा का मतलब होता है शॉर्ट एक्टिंग मस्करिन एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो भी ब्रोंकियल सिक्रीशंस होते हैं उनको कम कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है इप्रावेंट। लामा होते हैं लॉन्ग एक्टिंग मस्करिनिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है टायोट्रोपियम। फिर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं। इनका बेसिकली काम होता है इन्फ्लामेशन को कम करना। हमारा जो ब्रोंकिया है उसमें ऑलरेडी सिक्रीशंस भी बहुत ज़्यादा हो गए, सिलिया भी ब्लंट हो गया। अब इन्फ्लामेशन भी इतनी रहेगी तो गैस कैसे भी एक्सचेंज नहीं हो पाएगी ना, गैस पास ही नहीं होगी वहाँ से, जो हमारी O2 है, ठीक है, वो अंदर जा ही नहीं पाएगी अच्छे से। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और हमारा थोड़ा सा जो ब्रोंकिया होता है ना उसका रास्ता खोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम IV दे सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को, इनहेल्ड दे सकते हैं या फिर ओरल दे सकते हैं। IV में हमारा आ जाता है हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड डेक्सामेथासोन। इनहेल्ड में आता है बेक्लोमेथासोन, फ्लूटिकासोन एंड ब्यूडेसोनाइड। ओरल के एग्जाम्पल्स हैं प्रेडनिसोलोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मिथाइलजेंथिन के बारे में, हम इनको भी दे सकते हैं, ठीक है। मिथाइलजेंथिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो कि हम रेस्पिरेटरी कंडीशंस में यूज़ करते हैं। मिथाइलजेंथिन में आ जाता है अमीनोफाइलिन, इटियोफाइलिन, थियोफाइलिन एंड डॉक्सोफाइलिन, ठीक है। मोस्टली आपको थियोफाइलिन का ज़्यादा यूज़ होते हुए दिखेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं म्यूकोलिटिक्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारी पैथोफिजियोलॉजी थी उसमें हमारा म्यूकस का सेक्रेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जो सब म्यूकोसल ग्लैंड है उसका हाइपरप्लेसिया हो रहा था और गॉबलेट सेल्स भी बहुत ही ज़्यादा सीक्रेशन करवा रही थी म्यूकस की। तो इस म्यूकस को तोड़ के हम हमारा जो ट्रैक है उसको काफ़ी ज़्यादा ओपन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ताकि ये जो सीक्रेशन जो इकट्ठा हुआ था वो भी ईजिली कफ आउट हो जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं म्यूकोलिटिक्स, जो कि हमारे म्यूकस को थिन बना देते हैं ताकि वो ईजिली एक्सपेल आउट हो जाए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आता है एसिटाइल सिस्टीन। साथ ही साथ हम एक्सपेक्टोरेंट्स दे सकते हैं, जिसमें आ जाता है हमारा ग्वानफेंचिन। फॉस्फोडाइएस्ट्रेट इनहिबिटर दे सकते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, ये एक एंजाइम होता है फॉस्फोडाइएस्टरेज, जो कि लंग्स में CAMP को तोड़ देता है। अब हमें क्या होता है, CAMP का लेवल बढ़ाना होता है, इसलिए हम इसको इनहिबिट करते हैं, क्योंकि जो CAMP होता है वो ब्रोंको डायलेशन करवाता है, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल में आ जाएगा रोफ्लूमिस्ट। हम एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि अमोक्सिसिलिन। अब हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो इसमें हमारा आता है सेगमेंटल रिसेक्शन, लोबेक्टमी, न्यूमोनेक्टमी, बुलेक्टमी एंड लंग वॉल्यूम रिसेक्शन सर्जरी। तो बेसिकली क्या होता है, सेगमेंटल रिसेक्शन का मतलब होता है हम लंग्स के अंदर जो लोब होते हैं उसमें भी सेगमेंट्स होते हैं, उन सेगमेंट को रिमूव कर रहे हैं। लोबेक्टमी का मतलब होता है हम लंग्स के किसी पर्टिकुलर लोब को रिमूव कर रहे हैं। न्यूमेक्टमी में हम प्रॉपर हाफ ऑफ द लंग को रिमूव कर देते हैं। बुलेक्टमी में हम क्या करते हैं, बुल्ला रिमूवल करते हैं, ठीक है। एंड लंग वॉल्यूम रिसेक्शन सर्जरी, इसमें भी हम क्या करते हैं, लंग्स के अंदर ही सर्जरी करते हैं, जिससे हमारा जो लंग का वॉल्यूम होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है।